नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल हरबोला सर सरस्वती ट्यूटोरियल में एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बतलाया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में और उदारवादी जो फेज था उसके बारे में हमने डिस्कस वहाँ पे कर लिया था। आज मैं आपको अपने वीडियो के द्वारा एक छोटा सा वीडियो है, इस वीडियो के द्वारा उग्रवादी जो विचारधारा थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, उनका इंट्रोडक्शन कब हुआ, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा अपने वीडियो के द्वारा बताना चाहता हूँ। मेरे वीडियोस को शुरुआत से अंत तक देखते रहिए। तो लीजिए शुरू करते हैं आज का मेरा वीडियो। तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उग्रवाद का विकास, और ये जो उग्रवाद का विकास था वह फेज 1906 से 1918 तक के बीच का समय था। ठीक है, यानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उग्रवादी जो विचारधारा थी उसके विकास का क्या कारण था, यानी उग्रवाद के विकास के कारण पे आज हम यहाँ पे उल्लेख करेंगे, थोड़ा चर्चा करेंगे उस पर। तो सबसे पहली जो आपको बात बताऊंगा वो है यहाँ पे उग्रवाद के विकास के कारण में भारतीयों की चेतना में वृद्धि, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विकास पहले ही हो चुका था 1885 में। ठीक है, तो उसके बाद आपको मैंने ये भी बताया था कि 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी तो उसमें जो मध्यम वर्ग था, जो डॉक्टर थे, जैसे वकील थे, पढ़े लिखे लोग थे, अंग्रेजी पढ़े लिखे जो बाबू थे, वह उसमें ज़्यादा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित थे। तो इस राष्ट्रीय कांग्रेस के विकास से राष्ट्रीय चेतना में वृद्धि आई, यानी भारतीयों की चेतना में वृद्धि हुई। ठीक है, तो ब्रिटिश शासन के आर्थिक दुष्परिणाम, यानी जो अंग्रेजी शासन था उसका जो है आर्थिक दुष्परिणाम निकल के आ रहा था, क्योंकि वह आर्थिक शोषण कर रहे थे भारत का। तो 1896 तथा 1900 के बीच पड़ने वाले अकालों में स्पष्ट हो गया था, क्योंकि जो अकाल पड़े थे उनके समय में, यानी जो फेज था वह 1896 और 1900 के बीच का जो समय था, उस समय जो अकाल पड़े थे, दुर्भिक्ष पड़े थे। ठीक है, तो उन दुर्भिक्षों का मैनेजमेंट ब्रिटिश सरकार नहीं कर पाई, ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं कर पाई, तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि मिसमैनेजमेंट चल रहा है। दूसरी चीज, इसी कारण से क्या हुआ, राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। ठीक है, दूसरी बात बताते हैं आपको, विरोध प्रदर्शन के उदारवादी तरीकों की असफलता, यानी भिक्षावृत्ति की बात करते थे उग्रवादी, ये कहते थे कि ये चीजें जो हैं भिक्षावृत्ति है, एक प्रकार की उदारवादी जो नीतियां हैं वो भिक्षावृत्ति के समान है, ऐसा वो लोग कहते थे। तो विरोध प्रदर्शन, ठीक है, हम यहां पे बात करेंगे उग्रवाद के विकास के कारणों का, क्यों उग्रवाद आया। ठीक है, तो विरोध प्रदर्शन के उदारवादी तरीकों की असफलता। ठीक है, तो उसमें क्या था, विरोध प्रदर्शन के जो तरीके थे, जो इसकी जो प्रोसेस थी, कैसे ये लोग करते थे, तो भाषण। ठीक है, भाषण में आजकल भाषण कोई सुनता नहीं है। ठीक है, रैलियां तो होती हैं लेकिन भाषण कोई सुनना नहीं चाहता। लोग जाते हैं वहां पे, थोड़ा सुन के आते हैं, लेकिन ज्यादा उतना जो है मनन नहीं करते। मनन उसी बात का होता है जिस चीज की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो वैसे ही कांग्रेस में भी ऐसा ही हो रहा था, भाषणबाजी हो रही थी, अंग्रेज सरकार कुछ नहीं समझना चाहती थी। ठीक है, प्रस्ताव पे प्रस्ताव रखे जा रहे थे, आवेदन का माध्यम था, आवेदन, और परिषदों में भाषण, जो परिषद होते थे, जो परिषदें थी उनमें भाषण दे करके, काउंसिल्स में भाषण दे करके, इसका कोई भी प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा था। दूसरी चीज क्या थी, 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट पास हुआ। ठीक है, 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट पास हुआ था। इससे भी भारतीयों में घोर निराशा थी, क्योंकि जो भारतीय चाहते थे वो बातें वहां पे नहीं उठाई गई थी, वो बातें नहीं मानी जा रही थी। तीसरी बात क्या, देखिए, ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियां, कुछ भी आप अंग्रेजों के खिलाफ करोगे तो वह दमन करेंगे, तो वो नीतियां दमनकारी नीतियां थी। देखिए, राष्ट्रवाद के प्रचार को अपराध मानने वाला कानून 1898 में। ठीक है,
पास हुआ। ठीक है, यानी राष्ट्रवाद का कोई भी प्रचार करेगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा, ठीक, इस कानून के द्वारा। प्रेस से कोई करेगा तो उसकी जो है प्रेस से जब्त कर ली जाएंगी। ठीक है, इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1904, याद रख लीजिए, इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1904 ये क्या करता था, ये प्रेस की स्वतंत्रता में कमी करता था। ठीक है, तिलक तथा अन्य संपादकों को राष्ट्रवाद फैलाने के जुर्म में 1897 में इनको क्या कर दिया, इनको लॉकअप में बंद कर दिया, इनको जेल हो गई। यानी ये तिलक और जो अन्य संपादक थे जो राष्ट्रवाद को, नेशनलिज्म को पूरे कंट्री में फैला रहे थे, तो इनको ये 1896 में तो इनको जो है बंद कर दिया गया, सजा दे दी गई जुर्म में। अगली बात देखिए क्या थी, कारण क्या थे, तो जन आंदोलन की आवश्यकता महसूस होना। ठीक है, क्योंकि जब कुछ चुने हुए लोग जब अपनी बातों को नहीं बता पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, जो चाहिए ऐसी वो चीजें नहीं निकल के आ रही हैं, यानी कांग्रेस जिसके लिए उसका जन्म हुआ था और वो बात जब भारत में स्वतंत्रता के लिए नहीं, भारत स्वतंत्र नहीं हो पा रहा है, तो क्या हुआ कि जन आंदोलन की आवश्यकता महसूस होना। ठीक है, यानी एक जनता आंदोलन करे इसकी भी आवश्यकता थी, यानी जनता ज्यादा से ज्यादा भाग ले इसकी भी आवश्यकता थी। तो प्रारंभिक फेस ने इसकी आवश्यकता महसूस नहीं की, क्योंकि जब राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ था उस काल में, उस फेस में, उदारवादी फेस में सामान्य जनता को कांग्रेस में एंट्री नहीं मिली थी। ठीक है, और बाद के वर्षों में जन साधारण को भी आंदोलन का हिस्सा बनाया गया। जब बाद में जब कमी महसूस हुई तो बाद में क्या किया कि अब हमें जनता को भी इसका हिस्सा बनाना जरूरी हो जाएगा। ठीक है, अगली बात क्या थी, पाश्चात्य शिक्षा तथा विचारों का प्रभाव। लोग जब अंग्रेजी पढ़ते हैं तो अंग्रेजियत आ ही जाती है, हम कितना भी हम आधुनिकरण से दूर रहें, आधुनिक बन ही जाते हैं। ठीक है, तो पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव, पाश्चात्य शिक्षा के विकास में अंग्रेजी पढ़े लिखे हिंदुस्तानी, यानी जो अंग्रेजी, जिन्होंने अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त कर लिया था, अंग्रेजों की शोषक नीतियों को समझने लगे थे। ठीक है, यानी अंग्रेजों के दिल की बात हम तभी जानेंगे जब हम अंग्रेजी जानेंगे। ठीक है, तो यहां पे जब उनकी शोषक नीति को समझने लगे थे भारतीय, शिक्षित भारतीयों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा था। पहले ही हम अपने वीडियो के द्वारा बता चुके हैं कि जो सिविल सेवा की परीक्षा थी उसकी उम्र कम कर दी गई थी और उसको केवल लंदन में जाके, इंग्लैंड में जाके ही देना पड़ता था। ठीक है, भारत में परीक्षा की कोई सुविधा नहीं थी, तो बेरोजगारी का सामना उन पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग को करना पड़ रहा था। एक कारण यह भी था। अगली बात बताते हैं आपको कारणों में, ब्रिटिश शासन के सामाजिक तथा सांस्कृतिक दोष। जो गवर्नमेंट थी, अंग्रेज सरकार थी, उसके कुछ जो सामाजिक, सोशल एंड जो आपके कल्चरल कुछ उसमें दोष थे, वो बताते हैं आपको। शिक्षा के क्षेत्र में संतुलित विकास नहीं हो रहा था। शिक्षा का जो क्षेत्र था, या शिक्षा पे विकास, सबसे बड़ी बात होती है कि अगर शिक्षा में विकास किया जाए, शिक्षा को मॉडर्नाइज किया जाए तो सब कुछ मॉडर्नाइजेशन हो जाता है। बट शिक्षा के क्षेत्र में बैलेंस्ड जो था, डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। तकनीकी शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा की उपेक्षा की जा रही थी, क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा क्या होती है, एक प्रकार का मिन्योर का काम करती है। जितनी अच्छी प्रारंभिक शिक्षा होगी उसके बाद की शिक्षा बहुत अच्छी साबित होंगी। ठीक है, अगली बात, ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली जो थी राष्ट्र विरोधी थी। ठीक है, यानी जो अंग्रेजी पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा वो भारतीय जो है राष्ट्रवाद के लिए ज्यादा जो है नहीं आएगा, वो थोड़ा सा राष्ट्र का विरोधी हो जाएगा, क्योंकि अंग्रेजों का वह अंग्रेजियत को चाहने लगेगा, तो अंग्रेजों के करीब पहुंच जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा का प्रयास इस काल में किया गया रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, शांति निकेतन की स्थापना करके। तो राष्ट्रीय शिक्षा की बात जो है रविंद्रनाथ टैगोर करते थे। ठीक, यानी प्रकृति के सानिध्य में रहकर के शिक्षा होनी चाहिए, ऐसा रविंद्रनाथ टैगोर का कहना था। अगली बात बताते हैं आपको, उग्रवादी विचारधारा की उपस्थिति। ठीक है, क्योंकि
देश में उस समय ऐसे लोग भी थे जो उग्रवादी विचारधारा रखते थे, तो उनमें जो मुखर थे वो थे महाराष्ट्र से बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, और बंगाल में बिपिन चंद्र पाल और पंजाब में लाला लाजपत राय। ये जो तीन के तीन जो थे ये उग्रवादी विचारधारा के पक्षधर थे। इनको बाल पाल, लाल बाल पाल के नाम से या बाल लाल पाल के नाम से इनको जाना जाता है। इनके सहयोग से कांग्रेस में अतिवाद की उपस्थिति प्रारंभ हुई, यानी कांग्रेस में इन लोगों का इंट्रोडक्शन हुआ, ये लोग कांग्रेस में शामिल हो गए। कौन? बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। अगली चीज क्या थी, अगली बात बताएं, कारण, अगला कारण क्या था उग्रवाद के विकास का? कारण क्या था? कर्जन का शासनकाल, जो सबसे ज्यादा अगर बात की जाए यानी जो विरोधाभास था उसके शासनकाल में था। कुछ अच्छे काम भी हुए लेकिन बहुत सारा विरोधाभास जो था कर्जन के, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में भरा पड़ा था। ठीक है, इसमें है देखिए, जैसे कि तत्कालिक कारण जो था लॉर्ड कर्जन का 1899 से लेकर 1905 तक का जो उसका प्रतिक्रियात्मक शासन था। ठीक है, जैसे दिल्ली दरबार का आयोजन, दिल्ली दरबार का आयोजन 1903 में लॉर्ड कर्जन ने करवाया। उसकी आवश्यकता नहीं थी, इतना भारी भरकम खर्चे की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि भारत उस समय बिल्कुल दुर्भिक्षों से, अकालों से जूझ रहा था। उस समय इसकी आवश्यकता बिल्कुल नहीं थी। अगली बात क्या थी देखिए, लॉर्ड कर्जन के सुधारों में सिंचाई, रेलवे, कृषि, बैंक तथा पुलिस व्यवस्था में सुधार के आयोगों का गठन किया गया। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि सिंचाई हो गई, रेलवे हो गई, कृषि, बैंक, पुलिस व्यवस्था, इस पर सुधार करने के लिए उसने क्या किया? आयोगों का गठन किया। इसमें उसने आयोगों का इनके लिए गठन किया अलग अलग। ये तो अच्छी बात है कि कर्जन ने ये चीज अच्छी की। कर्जन के वित्तीय तथा मुद्रा सुधार में काफी फायदा हुआ। जो उसका वित्तीय, जो उसने फिनेंशियल जो रिफॉर्म किया था, या उसका जो मुद्रा में सुधार हुआ था, ठीक है, मनी में रिफॉर्म किया था उसने, करेंसी में रिफॉर्म किया था, तो उससे काफी फायदा हुआ। ठीक है, और कलकत्ता में उसने म्युनिसिपल एक्ट 1899 के द्वारा भारतीय नियंत्रण के स्थान पर ब्रिटिश अधिकारियों को नगर प्रशासन का जिम्मा दिया गया। यानी कभी भी देखिए, जो आपके जो कॉर्पोरेशंस होती है, म्युनिसिपल जो कमेटियां होती हैं, उसमें जो जनप्रतिनिधि हिस्सा लेते हैं, लेकिन क्या किया वहां पे उसने ब्रिटिश अधिकारियों को जो है नगर प्रशासन का जिम्मा सौंप दिया। तो इससे भी भारतीय जो थे असंतुष्ट थे। कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए दिल्ली में पूसा में उसने क्या किया? कृषि शोध संस्थान की स्थापना की। दोस्तों, ये भी बहुत अच्छा काम है। इस शोध संस्थान का आज भी हम फायदा उठा पा रहे हैं। ठीक है, अगली बात देखिए, कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन किया। बंगाल विभाजन किया। कर्जन कहते थे कि हमने जो विभाजन किया है ये प्रशासनिक सुविधा के लिए किया है, लेकिन कर्जन ने उस समय जो विभाजन किया था 1905 में बंगाल का, वह जनता को अलग करने के लिए किया था, हिंदू और मुसलमान दोनों को बांटने के लिए किया था। अगली चीज जो थी दोस्तों वो है एंड्रयू फेजर के नेतृत्व में पुलिस आयोग की स्थापना 1901 में की गई है। कई बार जो है क्वेश्चन जो है पूछा जाता है इस तरह के तथ्यों को। आप जितने भी मैंने तथ्य आपको बतलाए हैं उन तथ्यों को आप कहीं पे नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि तथ्य एग्जामों में आते हैं और बहुत सारी चीजें मैं आपको जो बता रहा हूं वो आपके मेंस के लिए बड़ी फायदेमंद हो जाएंगी। अगली चीज है देखिए, इसके कार्यों ने ब्रिटिश विरोधी ताकतों को रोकने के बजाय उनको और बल मिला। ठीक है, यानी ब्रिटिश शासन को पसंद करने वालों की संख्या इससे क्या हो गई? घटने लगी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आज हमने अपने वीडियो के द्वारा क्या देखा? उग्रवाद के विकास के कारण पे आज हमने यहाँ पे चर्चा की। तो आप लोगों का मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इसको अपने दोस्तों के बीच में अधिक से अधिक। धन्यवाद दोस्तों।